हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यू लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है और हमारे प्रियम्बल क्या कहते हैं। बहुत इजी से हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर एट आवर नेचर एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर का मतलब क्या होता है, ये कैसा है, इसका प्रकृति कैसे, मतलब इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा नेचर है वो बात करेंगे। देयर सम स्पेशल फीचर्स वो भी बात करेंगे। तो बहुत इजी से दिया हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे भारत देश में यहाँ संविधान में ये बताया गया है कि संविधान जो है, हमारे भारत का संविधान एक उच्चतम लॉ है, उच्चतम हमारा कानून है, सुप्रीम लॉ है हमारे देश का। सबसे ऊपर में रखा गया हमारे संविधान को। ये स्टैब्लिश क्या क्या करता है, ये हमारे स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करता है, ये हमारे पावर्स को स्टैब्लिश करता है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट का पावर को लिमिट करता है। अब हमने समझ लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हर चीज का स्ट्रक्चर, हम वी आर अवेयर ऑफ दैट कि हमारा एग्जीक्यूटिव है, हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा जुडिशरी, वो एक तरीके स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स है। पार्ट्स में भी हमने देखा कि भाई इसमें बहुत तरह के पावर्स एक तरीके डिवाइड किए, पीएम के, हमारे प्रेसिडेंट के, स्टेट में लिस्ट भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। लेकिन व्हाट आई मीन बाय लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब पहले तो ये है क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो संविधान है वो बनाया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब इसमें ये बताया है प्रियम्बल में, इसमें बहुत अच्छे से दिखेगा, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम जानते हैं इसमें पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूछे क्यों, वाई? बिकॉज एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड बिकॉज people elect their representatives whether directly or indirectly. So that's the reason we can say that in our constitution it also limit the power of government. Many other things we have to talk it later. So it gives fundamental rights to its citizens and provide DPSP, we can say directive principles for governance. What do you mean by this? Fundamental rights. When we talk about fundamental rights, so it is that right which is very necessary, very to all citizens, because these rights are the basic rights. If these rights are like not be followed, not be done by the government, so there's a lot of problem has been going on. So that is a fundamental, and all the person of our country must have aware about their own fundamental rights. Without knowing this, there is nothing can be done by any person. So that reason we have to must aware of fundamental rights, which comes with Article 12 to 35. But mainly the fourth comes with the 14. But yes, Article 12 to 35 that we have talked later by that. So DPSP, what do you mean by DPSP? DPSP are that kind of rules and regulation which not be executed from the Supreme Court, which not be executed for the court, but it is like as a policy identified like as a work for the government to do in that particular subject. Okay. So this is the thing. Now India has a parliamentary system. What do you mean by this word parliamentary? We are aware that in parliamentary system, हम जानते हैं कि parliamentary system में क्या होता है, पीएम हमारे कौन होते हैं भाई, पीएम हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वैसे तो नॉमिनल मेंबर, मतलब नॉमिनल कहा जाता है, मतलब नाम के कहा जाते हैं, लेकिन ये हेड ऑफ हमारे स्टेट होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिखाया कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अब फेडरल स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, what I mean by this in our country, actually we are a quasi federal. Why? What are the reason behind it? Because in federal का मतलब ये होता है कि हर स्टेट अपने इंडिपेंडेंसी दिख रहा है, बट नहीं, हमारा ये रहता है कि हमारे पास स्टेट के पास भी पावर होते हैं, बट द मोर पावर आर इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, क्वाजी फेडरल कहलाते हैं। सबसे अच्छा फेडरल सिस्टम का कौन कंट्री है जो सबसे अच्छा कहलाता है, दैट इज यूएसए। ओके, बिकॉज यूएसए में 15 स्टेट है और आपको पता है कि 15 जो स्टेट है यूएसए का तो है ही साथ में सिटीजनशिप भी, ड्यूल सिटीजनशिप है हमारे अमेरिका में। एक सिटीजनशिप आपका स्टेट का भी कहलाता है और एक सिटीजनशिप सेंटर का मतलब यूएसए का भी कहलाता है।
So that's the reason we are not a country, we are not be saying that we are fully federal. Okay, we are a quasi-federal, but US is a federal structure and is a good example of federal structure with a strong center, independent judiciary and single citizenship. Okay, तो ये भी हमको पता है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का ही रूल चलता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हम बात करेंगे आगे चल के. सो आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारे को? आर्टिकल 1 कहता है हमारे को इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई कि इंडिया जो है वो क्या है? भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड है, यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये क्या है? स्टेट्स का संगठन है ना, ऐसा कह रहा था. यूनियन किस चीज का? स्टेट्स का. ओके. आर्टिकल 13 हमारा क्या कहते हैं? लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर वाइड. ऐसे लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो वो चीज वाइड कहलाएगा. वो वाइड फ्रॉम द स्टार्टिंग, वर्ड अब निश्चय कहलाएगा. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज कोई भी चीज फंडामेंटल राइट को विरोध में करे तो वो गलत है. लेकिन बट इन इमरजेंसी सिचुएशन सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर गिवन can be misholded. So that is an exception at all. Now article 368 में क्या कहता है? अमेंडमेंट, कि ये हमारा राइट देता है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमने एक नेचर देखा कि भाई इसका क्या स्वभाव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्वभाव है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है, उसके वो स्टैब्लिश करता है स्ट्रक्चर, पावर और गवर्नमेंट का पावर को भी लिमिट करता है. ये हमारे फंडामेंटल राइट देते हैं हमें सिटीजन को. डीपीएसपी के बारे में बताया गया है. पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा और फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको क्वाजी फेडरल कहते हैं, जहां पर सेंटर के पास ज्यादा पावर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी और सिंगल सिटीजनशिप भी है. ठीक है. व्हाट आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स? यू शुड हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस आर्टिकल्स. Without knowing the articles, what are you knowing about the important articles? Why I am writing this important article? Because this is the concept of our Indian Constitution. Okay. So now we'll talk about our special features. So here it is written about an Indian Constitution that is a written constitution. What is it? Is a written constitution, detailed constitution, parliamentary democracy, federal system and unitary features, supremacy of the constitution, independent judiciary, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, secular and democratic government, universal French suffrage, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस. थोड़े से हम इसको मतलब अच्छे से आपको ब्रीफली बताते हैं ये सब है क्या. तो पहले हमको बताया गया कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे ज्यादा मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बल्क में या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स वाले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जो उसको कहते हैं इट इज रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान है. पहले ये समझ में बहुत आसान है. कितने आर्टिकल्स है? हम कोशिश करें कि भाई जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें कि कितने आर्टिकल्स है. वैसे तो हम जानते हैं पहले हमारे कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे. हाउ मेनी? 395 आर्टिकल्स. ठीक है. और अभी जो जुड़ के हुए हैं, ठीक है, अगर हम सब चीज को जोड़ ले तो हमारे कितने होते हैं? 400 डैश डैश. आपको बताना होगा, हम आपको ड्यूटी देते हैं कि जो भी पर्सन इसको सुन रहे हैं तो वो जरूर ये बताएं कि कितने आर्टिकल्स हैं. ठीक है. आई होप सो आपको पता ही होगा. हाँ, तो हमको समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं इधर. तो हमारा रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समझ में आए. पार्लियामेंट्री बहुत आसान है. हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन रहेंगे? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहेंगे? वेयर अवेयर दैट. हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर. हेड ऑफ स्टेट कौन रहेंगे? हमारे प्रेसिडेंट, जिसको नॉमिनल हम मेंबर भी कहते हैं, नॉमिनल. ठीक है. और अब पार्लियामेंट्री में क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. एक और एग्जांपल देते हैं. हम आपसे पूछते हैं क्या ब्रिटेन पार्लियामेंट्री है? बताइए. यस, ब्रिटेन इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर मोनार्की था. ठीक है. वो मोनार्की का ज्यादा एक तरीके से रूल माना जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट हमारा क्या डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है. ठीक है. अब्राहम लिंकन का एक कोट भी है, भाई क्या कहते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को? for the people, by the people, to the people. ठीक है. Now federal system with unitary features. What do you mean by this? जो हम एक्चुअली बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में, हम पहले ही बात कर चुके हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, कि हम क्वाजी फेडरल कहलाते हैं.
क्वाजी फेडरल क्यों कहलाते हैं, पूरे के पूरे फेडरल क्यों नहीं कहलाते, क्योंकि फेडरल सिस्टम हमारे ज्यादा पावर सेंटर के पास है, ठीक है। फिर हमारा चौथा हमारे फीचर्स आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, हमने नेचर में ही बात कर लिया था। फिर आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम जानते हैं हमारा जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, इसे तो उसको अलग रखा गया है ना एक तरीके से। फिर फंडामेंटल राइट्स हमने बात कर लिया है 12 से, आर्टिकल 12 से लेके हमारा 35 जो है ना, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, इसके डिटेल में हम आगे चल के आपको बताएंगे। फिर हमने देखा डीपीएसपी, डीपीएसपी भी हमने बात किया कि डीपीएसपी क्या होते हैं भाई। तो व्हेन वी टॉक डीपीएसपी एक ऐसे पॉलिसीज होते हैं जहां पर आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, इसको करने के लिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस पॉलिसी को ध्यान करे, उस पॉलिसी को बढ़ावा दे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी, जैसे कि नेशनल फ्लैग का आपको एक तरीके से आपको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। फिर हमको आता है सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एज वी नो वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री, बट इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन सेक्युलरिज्म। व्हाई, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? So the first reason is that in America or in other Western countries, secular means that there is a no religion in the state. मतलब वो एक तरीके से बोलते हैं ना कि atheist, मतलब वो एक तरीके बोलते हैं कि यहाँ पर रिलीजन का कोई काम नहीं है। But in our country, we are living in a very diverse country with many people who live in with their own with their other religion. Because as we know, we are living in a diverse country where various religions used to be exist. I mean, reason has been born in that area. So, because they're given that we are secular, which means that no religion should be supreme. Each and every have to be right to propagate, profess, and practice. So, this is a right which are given by own constitution, and that reason it is a difference between Indian secularism versus Western secularism. Okay. Now we talk about universal disenfranchisement, which means that if the person having higher than age of 18 or 18 plus, so that person is also be considered that they have a right to vote. उसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं। फिर आता है हमारे सिंगल सिटीजनशिप, हम अवेयर हैं कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही दिया जाता है। एक केस बताते हैं जहां पर क्या हुआ था कि अक्षय कुमार, वी आर अवेयर दैट इज अ सुपरस्टार, तो उनको एक्चुअली उनको एक और मतलब सिटीजनशिप का एक तरीके से आ गया था कि आप ये भी रख लीजिए, बट कनाडा का था। तो क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि दूसरे का देश का अगर वो अपना लेता है सिटीजनशिप, तो हमारा जो भारतीय का जो है, ठीक है, हमारा भारतीय सिटीजनशिप वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से केस हुआ, तो इसमें ये पता चला कि उनको वो छोड़ना पड़ा। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, यही बात करें कि कब स्टेट इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी कब होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, वो हर चीज के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जब हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम ऑल द थिंग्स वी आर एबल टू कवर इट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू कवर। So now, first of all, because we are giving a very introduction about what is the nature of our constitution, what is the features, special features of our constitution. अब जब हम बात करेंगे हमारे प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल का हमें थोड़ा सा फोटो यहाँ पर लिया रखा है, तो इसमें क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens. ये बहुत ज्यादा आसान वाला है, बहुत आसान है यार, इसको समझना बहुत ईजी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भाई हम सब इंडिया के पीपल है, हम सब भारतीय, मतलब हम सब भारतीय हैं, जहां पर सोलमन रिजॉल्व क्या करते हैं कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी डिटेल में हम बात करेंगे, नीचे चलेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। और सिटीजनशिप को क्या देते हैं भाई, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस किस चीज में, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में। लिबर्टी थाउट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में और वर्कशिप में। इक्वालिटी स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, और प्रमोट करेंगे अमॉन्ग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या होता है, एक हमको एश्योर करना हमारा डिग्निटी का, हमारा इंडिविजुअल का,
है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम जानते हैं 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में हमने अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कब किया था, अडॉप्ट किया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अब एक और क्वेश्चन है, आई एम टू आस्क यू क्वेश्चन कि हमने अडॉप्ट तो कर लिया बट ये फॉलो अप कब हुआ, वेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हम दे दें, ओके, बट यू हैव टू कमेंट बिलो कौन सा डेट हुआ था। तो हम जानते हैं 26 जनवरी 1950। ओके, सो नाउ बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में बारे में, व्हाट इज द प्रियम्बल। तो बहुत इजी में हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रियम्बल क्या होता है। द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल जो होता है ना, वो हमारे एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य था कि क्या है हमारे भाई, एक तरीके से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, जो हमको क्या बताता है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस टाइप का हमारे कंट्री होगी, हमारे गोल्स क्या होंगे अचीव करने, क्या राइट्स वैल्यूज हमको पीपल के द्वारा दिए गए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स। फिर आइडेंटिटी कार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बन जाता है, कैसे है क्या है, एक्सप्लेन एक बेसिक फिलोसफी एक्सप्लेन करता है हमारे आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या था, हमारे जो प्रियम्बल है ये एक्चुअली आए कहाँ से है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम सब जानते हैं ये किसके द्वारा लाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि ये जो इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946, यहाँ दिया हुआ भी है, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और कब अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया था, ओके। तो द प्रियम्बल इज मेनली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बहुत आसान है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, 13 दिसंबर 1946। कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947। सो द आइडियाज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बाद में बेसिस बन गया प्रियम्बल का, एक तरह के बेसिक स्ट्रक्चर बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम बात करेंगे आपको, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया 13 दिसंबर 1946 में, अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 47 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो अब हम प्रियम्बल के बारे में ही थोड़ा देखते हैं कि ये वही चीज है कि प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था, कब हुआ था, तो हम जानते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रियम्बल अडॉप्ट 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया, एक सेकेंड, ये अडॉप्टेड 22 जनवरी 1947, ये क्या था, ये प्रियम्बल ही था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में था कि ये एक तरीके से हमारे 13 दिसंबर 1946 में आए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए थे, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 में, लेकिन प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। आप ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट वाला टाइम जो है वो प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ अगर सेम टाइम, नहीं, प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था आपको 26 नवंबर 1949, जब हमारे, ठीक है, बहुत आसान है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, वो जब हमारे को अडॉप्ट किया गया था सेम डेट पे दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको कब फोर्स में आया था, तो हमारा 26 जनवरी 1950, बहुत आसान है। 26 जनवरी 1949 में क्या हुआ था, सेम चीज, प्रियम्बल भी जब हुआ था तो उसी समय आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट हुआ था, और 26 नवंबर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, सेम है इसमें दिया हुआ, ठीक है, सेम टू सेम है।
तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। इट मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया आर द रियल सोर्स ऑफ पावर। रियल सोर्स ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं हम सब भारतीय हैं, तो हम ही सब तो इलेक्ट करेंगे, हम ही सब इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इसलिए बोला गया कि जो सोर्स ऑफ पावर रियल कहाँ किसके पास है, तो वो पीपल्स के पास है। रियल सोर्स ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल्स ऑफ अ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिकॉज पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही बनाया है एक तरीके से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन बैठे थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही बैठे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम द किंग फॉर एम्पावर पार्लियामेंट। मतलब ये बोला है कॉन्स्टिट्यूशन किसके अथॉरिटी के लिए दिया है, कहाँ से लिया, तो पीपल के द्वारा ही लिया गया, फ्रॉम द पीपल। कोई राजा किंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, फॉरेन पावर के नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं। ठीक है, सिर्फ पीपल। अथॉरिटी भी क्या से, पीपल से ही मिलता है। इंडिया फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अदर कंट्री हमारे कंट्री को रूल ना करे। एग्जाम्पल, व्हेन वी आर ए ब्रिटिश इंडियन कंट्री, तो हम जानते ब्रिटिश से हम पे कंट्रोल करे, तो इंडिया इज नॉट अ सोवरेन कंट्री ऑन दैट टाइम। बट नाउ कोई अदर कंट्री हम पे पावर नहीं दिखा सकता है, ये नहीं बोल सकता कि तुम ये वो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर अ सोवरेन कंट्री, वी आर सोवरेन। ठीक है, इसी मीनिंग है द पीपल ऑफ इंडिया गिव देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पीपल ऑफ इंडिया ने ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पीपल को नहीं दिया है, इसमें ये बताया जा रहा है। बट एज इन द केस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पीपल के श्रेय दिया है, वो हम बात करेंगे जब जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, क्यों क्या वो सब चीजें बात करें। ठीक है ना, पहले हमने बात की कि बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। फिर एक वर्ड आता है सोवरेन, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि इंडिया जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया अपना खुद लॉ बनाता है, डिसीजन बनाता है, कोई और कंट्री इंडिया को इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स में मामले में दखलंदाज नहीं दे सकता है। इंडिया फ्री है अपने फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के लिए। ठीक है, इजी मीनिंग में क्या, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड हैज द पावर टू गवर्न इटसेल्फ। फिर बात करते हैं हम सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया एम करता है कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करें। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सम पीपल्स, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इक्वालिटी होना चाहिए इनकम के लेके या जो भी के लेके, हमें इनइक्वालिटी को खत्म करना, इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, ये सब पीपल कम से कम अच्छे से स्टैंड ऑफ लिविंग जी सके। फिर आता है गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें ये भी कि गवर्नमेंट काम किस चीज पे करेगा, ताकि जो जनता है उनको वेलफेयर मिले। ठीक है, ये द कंट्री ट्राइज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल जस्टिस। ऑफ कोर्स कंट्री ट्राई करेगा कि सबको समान अधिकार मिले, समान अपॉर्चुनिटीज मिले और हमारा सामाजिक न्याय भी मिले। इंडिया क्या फॉलो करता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, सारी चीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर्टी पे या बिजनेस पे, ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। इससे बताया कि बहुत सारी चीजें हम मिक्स करेंगे, हमको इसमें हमने ये जोड़ा वेलफेयर स्टेट। वी आर नॉट अ फुल्ली सोवरेन country. We are mixed up with both the opinion of महात्मा गांधी प्लस जवाहरलाल नेहरू, दैट इज वेलफेयर स्टेट। दोनों का मिक्सअप करके हमको बनाया गया ऐसा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम ये ऐसा नहीं। महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी था, जो सोशलिज्म की सब इक्वल होने चाहिए, जवाहर नेहरू का क्या था कि थोड़ा सा अब वो कैपिटलिस्ट होना चाहिए। तो हमारा मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड होने के कारण एक नया शब्द, एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट हो गया जहां पर दोनों मिक्स है। ठीक है, easy meaning India try to reduce the gap between rich and poor and promote the welfare of everyone. Important fact है, जो सोशलिस्ट जो वर्ड है ना, द वर्ड ऑफ द सोशलिस्ट, वो ऐड हुआ था हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, सोशलिस्ट पहले नहीं था। आप पूछेंगे कि ये हमारा जो प्रियम्बल है ये कैसे अमेंड हुआ, तो पहली बात, देयर आर 2 केसेस जो हम बात करेंगे नीचे। इसमें एक केस बोलता है कि हम प्रियम्बल को चेंज नहीं कर सकते, जो पहले बोलता था। बट केशवानंद भारती केस में क्या हुआ ना कि जो जज थे उनको समझ में आया कि नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने अडॉप्ट
अडॉप्ट और उसमें जो लाए हैं वो सेम टाइम पे लाए हैं प्रियम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट रीजन इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ हम कुछ एडॉप्ट कर सकते हैं, बट उसका जो स्ट्रक्चर है जो एक था वो चेंज नहीं हो सकता है, वो सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी और बात हम करेंगे। ये याद जरूर रखिएगा कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहां पर सोशलिस्ट का वर्ड जुड़ा था। तो ये हमारे को याद होना चाहिए 1976 में 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं इंडिया में कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन का नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है, सबका सबका फ्रीडम है फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रमोट करने का और अपने रिलीजन को बढ़ाने का और स्प्रेड करवाने का। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि एक रीजन और मतलब कि एक तरीके से बोला गया वन रीजन ऑफ अनदर, मतलब ऐसा नहीं है कि अब स्टेट जो होता है, हमारे जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक धर्म पे निष्पक्ष हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ हिंदू ही हिंदू या मुस्लिम ही मुस्लिम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑल रीजन जो होते हैं वो ट्रीट इक्वली होने चाहिए। द वर्ड सेकुलर जो होते हैं वो भी वर्ड एक एडेड वर्ड है। कब ऐड हुआ था? हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। 9 में वर्ड हमारा दिखाया गया डेमोक्रेटिक, बहुत आसान है, पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी सेपरेट विच मींस 18 प्लस जो 18 है 18 प्लस है उनको राइट है वोट देने का, वो चुन सकते हैं। तो ये चीज बताया गया है। अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनका रिलीजन, कास्ट, जेंडर और वेल्थ के अकॉर्डिंग। इंडिया मेनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रह रहे हैं बिकॉज पीपल ही इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, फिर कंट्री को रूल करवाते हैं, गवर्न करवाते हैं। इजी मीनिंग क्या है कि द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टेक पार्ट इन गवर्निंग द कंट्री थ्रू इलेक्शंस। द वे वी आर टॉकिंग अबाउट इन वेरी इजी वे, इलेक्शंस होते हैं, कौन करवाते हैं? पीपल ही करवाते हैं, पीपल ही वोट देते हैं, पीपल ही चुनते हैं, अब वो चुनते हैं वो एमएलए बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मेंबर बनते हैं, अब वो जाके लॉ बनाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। नाउ बात करते हैं इसमें रिपब्लिक भी जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया डज नॉट हैव अ हेरिडिटरी किंग ऑफ क्यू। हमारा कोई हेरिडिटरी मतलब जन्म से ऐसा नहीं कि कोई राजा क्यों उन्हीं का बेटा बनेगा मंत्री उन्हीं का, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स्ड, इनडायरेक्टली होता है। अब कैसा इलेक्शन होता है वो तो अभी नहीं बात करेंगे, बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एक फिक्स टर्म के लिए। ठीक है, इजी मीनिंग क्या है? जो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, बट लेकिन हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि जन्म से भाई कि आपके पिता प्रेसिडेंट थे तो बच्चा भी उनका प्रेसिडेंट ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक? तो डेमोक्रेसी मतलब पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, और रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो इलेक्टेड नॉट बाय हेरिडिटरी रूलर। ये एक डिफरेंस दिया हुआ है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जो पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। रिपब्लिक में क्या होता है? जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो एक तरीके से हेरिडिटरी रूलर नहीं होते हैं, जन्म से एक तरीके नहीं होते हैं, ये बताया गया है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे प्रियम्बल के? तो हम जानते हैं जो हमने यूज किया था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरेलिटी, वो हमारे क्या थे? वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। जस्टिस में क्या होता है हमारे को? सोशल जस्टिस, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, सो स्टेटस के बेस में कुछ भी रिलीजन ही नहीं होना चाहिए। हर पीपल को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये सोशल जस्टिस कहलाता है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है भाई? कि हर पर्सन एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में नहीं, मतलब बहुत पुअरिटी में, बहुत गरीबी में नहीं रहना चाहिए। कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या है भाई? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि हर पर्सन एलिजिबल सिटीजन का राइट है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, वोट कर सकते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस इन सोसाइटी, चाहे वो इकोनॉमी में हो या पॉलिटिक्स में हो। ठीक है, तो हमने लिबर्टी बारे में हमने जस्टिस के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे को द प्रियम्बल प्रोमिसेस। हमारे प्रियम्बल क्या प्रॉमिस करते हैं? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सब पीपल इक्वल हैं बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है? पीपल और पीपल इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ से पहले पीपल इक्वल। ठीक है, एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कोई अनफेयरली नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे रिजर्वेशन क्यों है? तो रिजर्वेशन का यहाँ पर नहीं बोलेंगे, बट इसी में आप फंडामेंटल राइट्स में जब आओगे तो उसी के अंदर आर्टिकल्स में जो हमारे फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब आपको दिया हुआ है उसमें के अंदर में आपको दिख जाएगा। ठीक है,
क्या है रिजर्वेशन, क्यों दिया गया है, वो हम बात करेंगे आगे। सो हम जाना इजी मीनिंग क्या है कि हर पीपल रिसीव इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी करेगा। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, मतलब एकजुटता, भाईचारा, ब्रदरहुड, यूनिटी, इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। तो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कि हम इंडियंस से, हम भारतीय हैं। प्रियम्बल कहता है फ्रेटर्निटी इंश्योर करे, क्या करे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब हम, मतलब हमारा एक डिग्निटी हो कि हम इंडिविजुअल क्या है, कैसे भारतीय हैं। ऑल इंडिया टू लिव विद ब्रदरहुड, भाईचारा में रहना चाहिए, अपने रिस्पेक्ट करना चाहिए हर पीपल की डिग्निटी को, और नेशनल यूनिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। इसमें अब दिया हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब भारत जो है हमारा, वो एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कंट्री यूनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन है वो भी हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 से ही जुड़े हैं। ठीक है, पहले इसमें क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन था, लेकिन अब क्या जोड़ा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन यूनिटी का मतलब एकजुटता है, बट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब यूनिटी तो है, इंटीग्रिटी आपस में भी है साथ में। ठीक है, ये बताया गया। या और भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रिटी मतलब ये है कि कंट्री का यूनिटी तो है और टेरिटरी इंटीग्रिटी से भी प्रोटेक्टेड, जो हमारे क्षेत्रफल है उस पर भी बताया गया। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अब बात करते हैं कुछ वर्ड्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट विच वर्ड इलेक्टेड, जो हम 42nd में 1976 में किया गया है। हमने देखा सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, और यहाँ पर यूनिटी ऑफ द नेशन को थोड़ा सा चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन दिया गया है। हमने लास्ट में फिर से आपको रिपीट किया कि 42nd अमेंडमेंट है 1976 में। जो प्रियम्बल अमेंडमेंट हुए हैं एक बार, सिर्फ एक बार अभी तक हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976। हमें लगता है आप, हमने जब जब बोला है तो आपको याद हो गया होगा हमारे भी लाइफ। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये भी हमारे क्वेश्चन ही थे, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन से वर्ड है जिस 42nd अमेंडमेंट जुड़े हैं। फिर आते हैं हमको, क्या हमारे प्रियम्बल, इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोलेंगे हाँ हमारा है। लेकिन दो केस हम पहले बात करते हैं, क्या है, एक हमारे बीरूबारी यूनियन केस 1960 का केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से की है अंडरस्टैंडिंग का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक सोर्स नहीं हमारे पावर रिस्ट्रिक्शन का, ये बताता हमारा ये केस बेरूबेरी यूनियन केस 1960। बट दूसरे केस आता है 1973 में, केस आता है केशव नंदी भारती केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने बयान को चेंज करके एक व्यू निकालता है कि नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट द रीजन, जो हमने पहले बात की कि दैट द रीजन प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमको कुछ चेंज करना भी है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को हमको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव राइट ऑफ आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, आप कर सकते हो, बट आप जो इसकी आत्मा है, इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। और जो भी वर्ड आए हैं, चाहे वो सेक्युलर हो, सोशलिस्ट हो, चाहे यूनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी हो, वो सब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे प्यार में एकदम चेंज हो गया, नहीं, वो वही चीज था, उसको और बढ़ावा दिया, मतलब एक तरीके एक्सट्रीम कहते कि हाँ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ये कहलाता है, इसमें कोई भी गलत नहीं हुआ था। प्रेजेंट पोजीशन में प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। फिर एक और क्वेश्चन उठता है, कैन द प्रियम्बल इज अमेंडमेंट, जो हम बात कर चुके हैं, हाँ कर सकते हैं। इसी केस में बताया गया कि पार्लियामेंट, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है, उतना ही रहना चाहिए। जो जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ, एक तरीके से बढ़ावा मिला इसी चीज में, जब हमने बात की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अच्छा है। सेक्युलर, ठीक है, वही चीज है जो हमें कह रहा है। डेमोक्रेटिक, क्या क्या जो जुड़े थे वो हमको बोला कि भाई जो जुड़े हैं वो अच्छे ही जुड़े। आप कौन से जुड़े हैं एक बार और बता देते हैं आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, और यूनिटी ऑफ नेशन को बदला के थोड़ा सा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया है। आई होप सो यू आर अवेयर ऑफ दैट व्हाट आई एम टॉकिंग। पार्लियामेंट, ठीक है, ये हमने बात कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट केस, हमने 2 केस बात किए, उसको भी ध्यान में रखिए ताकि आपको, अगर आपको इसके बारे में लिखना हो तो आप अच्छे से लिख पाओ। एक बीरूबारी यूनियन केस 1960 का केस था, एक केशव नंदी भारती केस था 1973 का केस था। दोनों के बारे में हमने बात किया कि पहला केस जो था वो हमको बताया कि प्रियम्बल हैड पार्ट नहीं था, बट दूसरा केस बताया कि नहीं, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर बोला गया है, क्या इज द प्रियम्बल इन्फोर्सबल इन अ कोर्ट। तो वैसे तो प्रियम्बल डायरेक्टली इन्फोर्सबल बाय कोर्ट्स नहीं होता है, और पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली क्लेम अ लीगल रेमेडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल, सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस में वो क्लेम भी नहीं कर सकता है।
हाउएवर लेकिन कोर्ट यूज कर सकता है समझने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए कर सकता है। इजी मीनिंग है, जो प्रियम्बल है गाइड है हमारे समझ का, अंडरस्टैंडिंग कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है हमारे राइट्स को लेके। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा ये हट गया वो हट गया, बट हाँ फंडामेंटल राइट्स में जा सकते हो, बट इस चीज के लिए आप नहीं जा सकते हो। फिर ये बोला गया है क्या, इज द प्रियम्बल द सोर्स ऑफ पावर। तो वैसे तो प्रियम्बल एक सोर्स ऑफ पावर नहीं है, पीपल है अपना, हमने पहले ही बताया कि पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। इट डज नॉट गिव पावर डायरेक्ट टू पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स ये आपको पावर डायरेक्टली नहीं देगा पार्लियामेंट को, प्रियम्बल प्रेसिडेंट को या कोर्ट को। ये एक्सप्लेन और एम बताने में, ऑब्जेक्टिव्स बताने में बहुत काम आता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता वो बताता है। ठीक है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद करने हैं, कि जो हमने एक कंक्लूजन के रूप में आपको हमने दिया है, मतलब एक तरीके से हमने कंक्लूड कर दिया है भाई, कंक्लूजन दे दिया है। ठीक है, कि मतलब ये आखिरकार क्या है, एक तरीके से हमने एक तरीके से कंक्लूड कराने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हमको याद रखना चाहिए। प्रियम्बल है ये इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है जो किससे बेस्ड हुआ था, ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बेस्ड हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था। अडॉप्ट कब हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स 26 जनवरी 1950। प्रियम्बल कब स्टार्ट हुआ, विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भी जानते हैं वही द सेम डे जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। अब फिर से हम क्वेश्चन में आपको क्लियर कर रहे थे, ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो आपका आया था, अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 में, और हमारा प्रियम्बल आया था कब 26, अडॉप्ट कब किया गया था 26 जनवरी 1950। तो हम फिर से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले आया था, उसका तोड़ मरोड़ करके प्रियम्बल उसके द्वारा वही चीज आपका प्रियम्बल सेम डेट पे है जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था। दोनों डेट सेम होगा, प्रियम्बल का और कॉन्स्टिट्यूशन का, अडॉप्शन का, मूव का, दोनों का, मतलब इनैक्ट का और अडॉप्शन का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल क्या कहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां पर इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या बताता है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी रहेगा। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से जुड़ा है। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, प्रियम्बल अमेंड सिर्फ एक बार अभी तक हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें क्या क्या जुड़ा है जो हम फिर से बता देते हैं, सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट जुड़ा है, सेक्युलर जुड़ा है, और हमारा जाता है यूनिटी जो विद इन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो हमने बात किया था यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में, वो भी जुड़ा है। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ। प्रियम्बल अमेंड हो सकते हैं, हाँ। बेसिक स्ट्रक्चर हम प्रियम्बल का चेंज कर सकते हैं, डिस्टॉर्ब कर सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, नहीं। प्रेजेंट लीगल पोजीशन एस्टैब्लिश केशव नंदी भारती केस से हुआ 1973 में। प्रियम्बल डायरेक्टली इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं। तो इससे हमारा और द हमने क्या क्या कवर किया, हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर को, फिर इसके में फीचर्स देखा कि इसमें फीचर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर हमने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो हमने देखा, कुछ केसेस, दो केसेस के बारे में बात है, एक केस ये कहता है, दूसरे केस ये कहता है, और फिर अमेंडमेंट के बारे में देखा कौन सा अमेंडमेंट क्या होता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच।